स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में तीसरे चैप्टर धातु एवं धातु कर्म के अंतर्गत धातु कर्म के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर धातु कर्म क्या है पहले समझ लें अपन। अयस्क इसको लेना है अपन को, और अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो इस प्रक्रम को हम धातु कर्मी प्रक्रम कहते हैं। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रक्रम चल रहा है, इसको अपन ये एक सामान्य शब्द में इसको लिख रहा हूं, प्रक्रम प्रोसेस। इसको अपन धातु निष्कर्षण भी कहते हैं या धातु कर्मी प्रक्रम कहलाता है। धातु कर्मी प्रक्रम या धातु निष्कर्षण कहलाता है, धातु निष्कर्षण। और इसमें इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं, इनको हम धातु कर्म कहते हैं। इस धातु कर्मी प्रक्रम में या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रम है, इसमें जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, इनको हम एक साथ धातु कर्म कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से अभिक्रियाएं होंगी, हम इसको आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम इस धातु कर्म के अंतर्गत क्या क्या पद होते हैं, उनको हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। धातु कर्मी पद, या सीधा मैं इसको इस प्रकार से धातु कर्म लिख रहा हूं। धातु कर्म में पद, कौन कौन से स्टेप हम इसको समझेंगे इसमें। तो सर्वप्रथम केवल पहले अपन सारांश के रूप में इसको देख लें, हमें क्या क्या करना है। तो सर्वप्रथम अयस्क को बारीक पीसना एवं सांद्रण। ये पहला पद होगा कि जो अयस्क हमको प्राप्त हुआ है, या जिस अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, हम उसको क्या करेंगे, पहले बारीक पीसेंगे। उसके बाद फिर अगला पीसने के बाद में उसका अगला जो प्रोसेस होता है प्रक्रम, उसको क्या कहते हैं अपन, सांद्रण कहते हैं। दूसरा अपन देखेंगे धातु का निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण, तो जो सांद्रण हो चुका है, जिसको अपन सांद्रित अयस्क कहेंगे, उससे हमको धातु प्राप्त करना है। तो उसको हम एक शब्द अभी क्या कह रहे हैं, इसमें धातु निष्कर्षण कहते हैं। इसमें दो पद होंगे। एक होता है इसके अंतर्गत में, इसको ए बी के रूप में लिख रहा हूं मैं, भर्जन या निस्तापन। और दूसरा जो भर्जित या निस्तापित अयस्क है, इसको हमें आगे की प्रक्रम में उसको पिघलाना है। सामान्य शब्द में कहें प्रगलन शब्द इसके लिए। भर्जन या निस्तापन के बाद प्रगलन होगा, और प्रगलन से हमें धातु प्राप्त होंगे। अब जब धातु प्राप्त होगा तो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, तो उसको फिर से हमें शोधन करना होता है। तो आइए इसमें तीसरा जो प्रक्रम होगा, उसको हम धातु परिशोधन या धातु का शोधन कह सकते हैं। इसमें धातु का शोधन, ये तीन मुख्य चरण या पद हैं। सर्वप्रथम अयस्क को बारीक पीसेंगे और सांद्रण करेंगे। उसके बाद धातु का निष्कर्षण होगा, जिसमें दो पद होंगे, भर्जन या निस्तापन।
और उसी में दूसरा जो भर्जित या निष्कापित अयस्क होंगे उसको फिर अपन प्रगलन करेंगे। और तीसरा जो हमको प्रगलन से प्राप्त होगा धातु, उसको हम फिर से शोधन करेंगे। ये 3 चरणों में, मुख्य से 3 चरणों में ये हमारा धातु कर्म का जो पद होगा वो पूर्ण होगा। तो आइए एक एक के बारे में हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसमें तो सर्वप्रथम अपन लेते हैं अयस्क को बारीक पीसना एवं उनका सांद्रण। पहला इसमें देखें अपन अयस्क को बारीक पीसना। अयस्क को कैसे बारीक पीसेंगे उसको थोड़ा अपन समझ लें। अयस्क को पीसने के पूर्व उसमें कुछ बड़े आकार के कण होते हैं, जिसके यहां पर एक शब्द है इसके लिए आधात्री, जिसको अंग्रेजी में यहां पर गैंग कहते हैं, या इसी को अपन अपद्रव्य कहेंगे। जिसे अंग्रेजी में अपन मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए शब्द है इसमें मैट्रिक्स। और गैंग अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में शब्द है आधात्री। तो क्या चीज है पर समझ लेंगे। अयस्क में कुछ ऐसे अशुद्धियां होती हैं जिनका क्वथनांक उच्च होता है। उच्च क्वथनांक वाले अशुद्धियां, और वो भी व्यर्थ की अशुद्धि है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, इसमें रेत, कंकड़, मिट्टी, बालू, ऐसे कुछ अशुद्धियां होती हैं जिनका क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। तो हम इसका गलनांक भी उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। आसानी से पिघलता भी नहीं है वो। तो ऐसे जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम अधात्री, गैंग या अपद्रव्य या अंग्रेजी में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे अपन, हाथों से चून करके निकालना है इसको। जैसे घरों में हम जब चावल पकाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, चावल में से जो कंकड़ आदि होते हैं जो हमारे आंखों से आसानी से दिखाई दे सकते हैं और हम जिसको हाथों से निकाल सकते हैं, उसको क्या करते हैं अपन अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से उस अयस्क में से जो बड़े बड़े रेत हैं, कंकड़ हैं, उनको हम हाथों से क्या कर लेते हैं, पहले चून करके निकाल लेते हैं, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं बाई हैंड पिकिंग, हाथों से चून करके निकालना। उसके बाद फिर अयस्क को हम क्या करते हैं, बारीक पीसते हैं। तो पीसने के लिए यहाँ पर जैसे हम घरों में प्रयोग करते हैं सील शब्द समझते होंगे आप लोग, है ना, जिसमें हम लोग मसाला आदि, हल्दी है आदि और जो मिर्ची है उसको हम पीसते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसमें 2 पत्थर होते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ पर प्रचलन शब्द में सील और लोढ़ा कहते हैं उसको, है ना। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसको पहले ऊपर से इस प्रकार से गिराते हैं। जैसे हल्दी है तो पहले क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़े एक जो इकट्ठा रहते हैं वो बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं अपन और उसको बारीक पीसते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों को जो बड़े बड़े रहते हैं उनको एक मशीन होता है, इसको अपन सामान्य शब्द में मशीन कहते हैं, ज्यादा बेटर होगा, वो दलित्र कहते हैं। दलित्र इसको अंग्रेजी में अपन क्रेशर कहते हैं। तो क्या होगा, मैं समझाने के प्रयास लिख रहा हूं। जैसे मान लो इतना बड़ा अयस्क है, सॉरी ये अशुद्धि है और अयस्क भी उसमें एक साथ है, तो क्या होगा,
ये जो है जैसे अपन दलित्र का प्रयोग करेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ा बड़ा रहता है, चाहे अयस्क हो, और अधिकांश अयस्क ही रहेंगे। उसमें कुछ अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत, कंकड़, बालू आदि भी होंगे, तो वो भी उस प्रकार से छोटे छोटे कणों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसमें। आगे चलें, और ज्यादा इसको बारीक पीसने के लिए अलग से मिल रहता है। जैसे हम लोग आटा, गेहूं को जब आटा बनाते हैं तो इसको मशीन में लेते हैं अपन, तो क्या होता है, जो बड़े बड़े रहते हैं वो एकदम बारीक पिसा जाता है, इसमें पाउडर बन जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अभी जो अयस्क है, खास करके अपन अयस्क की बात करें, और उस अयस्क में अशुद्धियां भी हैं जो रेत, कंकड़ आदि के रूप में हो सकते हैं या होते हैं। तो अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, फिर उसको मिल में लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंप मिल। स्टैंप, ऐसे स्टैंप का मतलब होता है मुहर। सब जानते हैं, देखे होंगे सील मुहर, है ना। हमारे कार्यालय में कहीं भी कार्यालय जाते हैं तो अधिकांश सभी कार्यालयों में क्या होते हैं, सील मुहर होता है, सील लगाते हैं। जैसे हमारे प्राचार्य कक्ष में जाते हैं अपन, तो कोई भी जैसे हमारा मार्कशीट बनता है तो उसमें सील लगा होता है, जिसको अपन हिंदी में मुहर कहते हैं। तो मुहर का मतलब है एक चपटे आकार का होता है, सामान्य शब्द में कहें तो उसके ऊपर में इस प्रकार से इसको कागज के ऊपर लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उस मशीन में ऐसे गोलाकार आकृति की होती है, और एक दूसरे जैसे यहाँ पर नीचे में पत्थर या कोई धातु के, अक्सर धातु के होते हैं, इस प्रकार से पहले से रहते हैं। और जो अयस्क का भी जो बारीक पिसा गया है वो इस प्रकार से उसको डालते हैं और उसके ऊपर भी इस प्रकार से चलती है। तो जैसे इसमें हम घरों में प्रयोग करते हैं सील लोढ़ा, जिसको मैं उदाहरण भी बता रहा था, तो उसके ऊपर बारीक पीसते हैं, उसके ऊपर रगड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो स्टैंप मिल है, इसको स्टैंप मिल कहते हैं अपन। इससे क्या होगा, ये जो अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका था और बारीक पिसा जाएगा इसमें। तो इसका पूरा अयस्क और अशुद्धियां अभी जो रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि के रूप में है, वो बारीक पाउडर बन जाएगा उसका। ये होता है इसमें अयस्क को पीसना। ये कोई मुख्य प्रक्रम नहीं है, लेकिन यह प्रक्रम अपनाया जाता है। आगे चले अपन, जब इस प्रकार से बारीक पाउडर हो गया, मैं समझने के इस प्रकार से लिख रहा हूं, एकदम छोटे छोटे कणों में पूरे पाउडर जैसे बन गए इसमें, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण बताया, गेहूं को जब अपन मिल में डालते हैं तो एकदम पूरा पाउडर बन जाते हैं, वैसा ही हमारा जो अयस्क है और उसमें कुछ अशुद्धियां भी जो बची हुई छोटे छोटे, वो भी पिसा करके क्या होते हैं, पूरे बारीक पाउडर बन जाते हैं। अब इस बारीक पाउडर को, पिसे हुए अयस्क, अब यहाँ पर शब्द में यहाँ पर यूज कर रहा हूं, पिसे हुए अयस्क, उसको फिर हम आगे धातु प्रक्रम में या धातु कर्म में हम आगे की जो प्रक्रिया है उसमें उसको उपयोग करेंगे इसमें। तो आइए, अब बारीक पिसा जाने के पश्चात हम उसको क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, बारीक पिसे हुए अयस्कों का सांद्रण। दूसरा प्रक्रम है इसमें, पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण। ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपको ऊपर वाले जो पद है उसको याद रखना है, और इस प्रकार से हम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं इसमें, तब हमको अच्छे तरह समझ आएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया इसमें, सांद्रण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रण क्या है, पहले समझ लें इसको। सांद्रण क्या चीज है? सांद्रण का सीधा सीधा मतलब है अयस्क में जो धातु की मात्रा होती है, या सीधा कहूं मैं, अभी जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है उसमें व्यर्थ की अशुद्धि, जिसको अपन सामान्य शब्द में अपद्रव्य कहते हैं, उसको हटाना है। पिसे हुए अयस्क में से अपद्रव्य या गेंग जिसको कहते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्क में से, यदि एक लाइन में कहें तो अयस्क में से अपद्रव्य को हटाना, इस प्रक्रिया को हम एक साथ क्या कहते हैं अपन, सांद्रण कहते हैं।
अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो बारीक पिसा हुआ जो अयस्क है उसमें धातु यौगिक, अयस्क में धातु यौगिक की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। यदि दूसरे शब्दों में कहें अपन धातु यौगिक की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना या प्रतिशत बढ़ाना, ये अयस्क का है। अयस्क में धातु यौगिक की प्रतिशत मात्रा, इसका आशय हो गया हम जिस अयस्क को लिए हैं वह यौगिक के रूप में उपस्थित है और उस यौगिक में व्यर्थ की शुद्धि जैसे मिट्टी, कंकड़, रेत, इसको अधिकांश को हटा देना है। तो इससे क्या होगा, उस अयस्क में जो धातु यौगिक के रूप में है उसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें अयस्क में से अपद्रव्य या जिसको व्यंग कहते हैं उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क सांद्रण शब्द है इसके लिए। इसको अंग्रेजी में अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब इससे कौन कौन से पद होंगे उसके बारे में हम समझेंगे इसमें। तो सर्वप्रथम हमने काम किया, अयस्कों को बारीक पीस लिया। बारीक पीसने के पश्चात उसका हम क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। अब इसके सांद्रण की भी अलग अलग विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में आइए हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो चले अपन अयस्कों का सांद्रण, इस पद को अपन देखें तो इसमें कई प्रकार के मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं या 5 विधियां हैं। जैसे सामान्य शब्द में इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे हम कोई भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से वह कोई भी दवा को या इंजेक्शन को नहीं देता, पहले चेक करता है, वो परीक्षण करता है कि उस व्यक्ति को, जो मरीज है, उसको कौन सा बीमारी हुआ है, उसके आधार से ही वह इलाज करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो अयस्क है वह अयस्क कैसा प्रकार का, उसमें कौन सी अशुद्धियां, अयस्क तो है लेकिन अशुद्धियां किस किस प्रकार के हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के केवल धूल मिट्टी नहीं रहते, उसके अलावा और कई प्रकार की उसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए उनके गुणों के आधार पर उसका उपचार किया जाता है। तो इसमें पहला इसमें देखें अपन अयस्कों के सांद्रण की जो पहली विधि है, यहाँ पर विधि लिख रहा हूं, इसमें कौन कौन सी विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण की विधियां। पहला इसमें विधि है, इसको मैं अब ABCD के रूप में लिख दे रहा हूं। पहला जिसको यहां पर A लिख रहा हूं, इसमें होता है पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि। सर्वप्रथम पहला विधि है, नाम के आधार पर यदि कहूं तो गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, इसको पहले समझें अपन। इसमें गुरुत्व का सीधा मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है और गुरुत्वाकर्षण बल घनत्व पर आधारित है इसमें मुख्य रूप से। जैसे हम यदि एक गेंद को गिराएं और कागज के टुकड़े गिराएं तो पहले कौन गिरेगा, यदि समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो गेंद, क्योंकि ज्यादा भारी होता है, और कागज गिरेगा लेकिन वो बाद में गिरेगा, पृथ्वी तब बाद में आएगा। तो क्या अंतर उसमें, घनत्व पर आधारित है, ठीक है ना। तो हमारे जो अयस्क हैं और उसमें जो अपद्रव्य हैं उसके घनत्व में जब अंतर आते हैं तो उसको ज्यादा अंतर होता है, तब उस स्थिति से हम उसको गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा उसको सांद्रण करते हैं। तो यहां पर केवल संक्षिप्त में कहें इसका सिद्धांत को, अयस्क एवं अपद्रव्य में घनत्व में अंतर अधिक हो तब की स्थिति में हम मुख्यतः इस गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं, उसको हम अलग करते हैं। तो अभी तक बारीक पिसा जा चुका है, उसी को हम आगे ले रहे हैं। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्कों का सांद्रण हो रहा है इसमें। तो क्या है इसमें खास बात, सिद्धांत एक लाइन में कहें तो अयस्क एवं अपद्रव्य में घनत्व में अंतर होगा तब हम इस विधि का उपयोग करेंगे। और सामान्यतः ऑक्सीजनीकृत माने ऑक्सीजन युक्त अयस्क
इसका जो उदाहरण है यदि अपन देखने का प्रयास करें, खास करके ऑक्सीजनीकृत अयस्क, जैसे कि हम लोग अभी अयस्कों के बारे में पिछले कालखंड में पढ़ चुके हैं, मूल रूप से 4 प्रकार के जिसका हम निष्कर्षण करते हैं। सल्फाइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं और हैलाइड। मुख्य ऐसे तो और सल्फेट आदि के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन हम जिसका अपन निष्कर्षण करते हैं वो 4 रूप में अधिकांश रहते हैं। तो उसमें यदि ऑक्सीजन की बात करें तो मुख्यतः आपको मिलेगा एक तो कार्बोनेट जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, और एक होते हैं ऑक्साइड, कार्बोनेट एवं ऑक्साइड। ऐसे जो अयस्क होते हैं हमको अधिकांश इस प्रकार के विधियों में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अयस्कों का हम गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा हम उसका सांद्रण करते हैं। तो कैसे होता है इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें पहले देखिए इस प्रकार से एक टंकी है, और इस टंकी में यहां पर पहले बारीक पिसे हुए चूर्ण को हम ऊपर से गिराएंगे। ये चित्र के माध्यम से कहूं तो इस प्रकार से बारीक पिसे हुए अयस्कों को ये यहां से डालने के लिए जगह है इसमें। इसको अपना हिंदी में अपन सरल शब्द में कहें तो चूर्णित अयस्क, जिसका चूर्ण बन चुका है, बारीक पिसा जा चुका है, उस अयस्क को ऊपर से इस टंकी में गिराएंगे। ये टंकी है और नीचे से यहां पर एक पाइप के माध्यम से हम जल को तेजी से हम ऊपर तरफ भेज रहे हैं। इसमें पाइप के माध्यम से ये जल है जो कि इस प्रकार से तेजी से ऊपर तरफ इस प्रकार से फुब्बारे के रूप में तेजी से गिरेंगे। और यहाँ पर जब पानी भर जाएगा इस प्रकार से टंकी में, तो पानी क्या होगा, जैसे पानी पहले से उपस्थित है और पानी को जब हम डालेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, सामान्य शब्द में खलबलाना। क्या कहते हैं इसको? खलबलाना। जैसे मछली जो है तालाब में रहती है तो जब तैरती है माने ज्यादा फोर्स के साथ में बलपूर्वक, तो पानी में आवाज आती है। इसको हम सामान्य शब्द में हिंदी में क्या कहते हैं, इसको खलबलाना कहते हैं। तो इस प्रकार के जो खलबलाना शब्द है इसमें ये उपयोग होगा इसमें। तो पानी तेजी से जाएगा तो अब यहाँ पर खलबलाएगा है, और उसमें फिर क्या गिराया जा रहा है, ऊपर से जो चूर्णित अयस्क उसको यहाँ पर गिरा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, और इसमें नलियां हैं, इसमें 2 नलियां, एक ऊपर तरफ नलियां हैं और इस प्रकार से एक नीचे तरफ भी हमको प्राप्त होगा। तो ऐसा होगा इसमें जिसको थोड़ा सा अपन ऐसा करें तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर इसको बंद है ये पाइप की माध्यम से, ये पाइप की केवल जाने के लिए मार्ग है, ठीक है ना। यहाँ से पानी बाईं तरफ में चित्र बनाया उसमें बाईं तरफ नहीं आ सकता, बंद है इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हल्के होंगे जिसका घनत्व तो कम होगा वो ऊपर तरफ निकल जाएगा, और जिसका घनत्व तो अधिक होगा, जो भारी होगा, वो कहाँ बढ़ जाएगा, वो नीचे तरफ आ जाएगा। जैसे सामान्य शब्द में दैनिक जीवन का उदाहरण अपन समझे इसमें, जैसे दाल को हम जैसे उदाहरण के लिए उड़द का दाल ले जाए अपन, है ना, होटल में बड़ा बनाते हैं तो उसमें जो दाल होते हैं उसमें जो छिलका होता है और दाल है अलग अलग है मान लीजिए, लेकिन एक साथ मिला हुआ है। जब पानी डालोगे तो क्या होगा, जो छिलके होते हैं हल्के होते हैं इसलिए ऊपर आ जाएगा ज्यादा पानी डालोगे तो, और जो उसके तुलना में जो दाल होते हैं उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, भारी होता है, इसलिए नीचे बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर में इस प्रकार से जो अधात्री हैं, जो अपद्रव्य हैं, वो इस प्रकार से ऊपर तरफ निकल जाएंगे हल्के होने के कारण से, और इस प्रकार से नीचे की ओर इधर इस प्रकार से समझें, इसमें इस प्रकार से बाहर निकलेंगे, और ये नीचे की ओर इस प्रकार से पाइप तो कहेंगे जिसमें सीधा ये बाहर निकलेगा, और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, नीचे की ओर हमारा जो अयस्क है जिसको हम सांद्रित अयस्क कहेंगे, सांद्रित अयस्क, ये नीचे की तरफ हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें अयस्क हमको नीचे तरफ प्राप्त होगा, और जो अपद्रव्य है वो ऊपर तरफ घनत्व कम होने के कारण से वो बाहर निकल जाएंगे इसमें।
इस प्रकार से अधिकांश जो अपद्रव्य हैं जैसे धूल, मिट्टी आदि, उनके घनत्व कम होते हैं और धातु जो अभी अयस्क के रूप में है उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो नीचे तरफ बढ़ जाएगा। इसमें इसको निलंबित भी बोल सकते हैं, निलंबन शब्द। जैसे हम रेत को पानी में डालते हैं और मान लो उसमें कागज की टुकड़ा डालो समझने के लिए भी, तो हल्का होता है तो अपना ऊपर तैरेगा, और जो हमारा रेत है कहाँ बढ़ जाता है, वो नीचे तरफ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रक्रम अपनाए जाते हैं इसमें। तो ये हमारा हो गया इसमें गुरुत्व पृथक्करण विधि। आइए अब हम यहाँ पर दूसरी जो विधि है उसके बारे में हम समझेंगे। और उस दूसरी विधि यदि नाम के आधार पर कहूँ इसमें, ऐसे तो कोई भी विधि पहला दूसरा नहीं होगा, जितने विधियां हैं सबको हमको उनके आधार पर, समस्या के आधार पर हमको निदान करना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार की विधि को मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं उसमें, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इसका दूसरा विधि विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, या केवल विधि भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ देखिए, खास करके इसका सिद्धांत, अयस्क और अपद्रव्य, इसमें इस अयस्क में और अपद्रव्य में से कोई भी एक यदि चुंबकीय गुण वाला हो, दोनों में से कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अयस्क ही होगा या अपद्रव्य ही होगा, लेकिन दोनों में से अयस्क और अपद्रव्य में से कोई एक यदि चुंबकीय गुण रखता हो, में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला हो, तब हम इस विधि का उपयोग करेंगे इसमें। अब आइए उसको किस प्रकार से करेंगे इसमें, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे इसमें। देखिए इस प्रकार से यहां पर एक पहिया है, यहां पर विचित्र बनाम पर समझने के ऐसा कर दिया मैं, ये चुंबकीय पहिया है इसमें। इसमें इस प्रकार से दो चुंबकीय पहिए होते हैं, चुंबकीय पहिया। आपने सब हालर देखे हैं, हालर है ना, हालर में दो घूमने वाले चक्के होते हैं और उसमें क्या लगा होता है, ऊपर में पट्टा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों चुंबकीय पहिए हैं और ये इसमें पट्टे लगे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में अपन बेल्ट कहते हैं। ये घूमने वाला बेल्ट है, माने उसके साथ साथ में घूमेगा, ठीक है ना। ये हो यहाँ पर बेल्ट, इसको बेल्ट कन्वेयर भी कहते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा देखिए, हमारा जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है उसको इस प्रकार से, इसको हापर कहते हैं। जैसे धान को डालते हैं हालर में, तो जहाँ पर डालते हैं एक ऐसा बड़ा जगह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यदि इसमें कहेंगे तो हापर। तो ये हापर के द्वारा यहाँ पर, या अयस्क को डालने का जगह है इसमें। ये यहाँ पर चूर्णित अयस्क है, चूर्णित अयस्क। इसमें जब गिराएंगे तो ये पट्टा में गिरेगा और पट्टा इस प्रकार से धीरे धीरे घूमने वाला है। इसको मैं इस प्रकार से तीर चिन्ह के द्वारा समझा रहे थे। जब जैसे यहाँ पर ये विद्युत द्वारा चल रहा है, इसी नाम पड़ा है विद्युत चुंबकीय, माने बिजली के द्वारा चल रहा है, ऐसा समझ लें, विद्युत के द्वारा। और ये चुंबकीय पहिए है वो भी घूम रहा है, उसमें बेल्ट लगा हुआ है, वो भी इसके साथ साथ में, जैसे हालर में पट्टे घूमते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो हमारे चूर्णित अयस्क उस पट्टे के साथ साथ ऊपर में आएगा और उसमें से कोई भी एक अयस्क या अपद्रव्य में से कोई भी एक जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना, वो ये चूंकि यहाँ पर ये पहिया चुंबकीय पहिया है, इसलिए इस चुंबक के पास में इस प्रकार से ऐसा गिरेंगे और जा करके यहाँ पर एक जगह में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय तो चुंबक के पास में रहेगा वो, इसीलिए उसके ठीक नीचे में गिरते जाएगा और इकट्ठा होते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर ये चुंबकीय पदार्थ जो भी यहाँ पर पास में गिरेगा वह चुंबकीय पदार्थ होंगे,
चाहे वह अयस्क हो चाहे अपद्रव्य हो। और जो गैर चुंबकीय है अर्थात अचुंबकीय दूसरे शब्दों कह सकते हैं, जिसमें चुंबक का गुण नहीं है, वो जैसे जैसे गिरेगा इस बेल्ट की सहायता से तो ये दूर में इकट्ठे हो जाएंगे इसमें। ऐसा इसको समझाने कि इस प्रकार से ऐसा जैसे तेजी से घूमेगा तो ये दूर में गिरता है इसमें, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो भी होगा वो गैर चुंबकीय होगा, जिसको अपन दूसरे नाम से अचुंबकीय भी बोल सकते हैं, जो चुंबक का गुण नहीं रखता, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब अपने आप देखो अयस्क और अशुद्धि कोई भी है, दोनों अलग अलग आसानी से हो जाएंगे। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, विधि को विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इसका एक दो उदाहरण लिखें अपन, सामान्यतः किसका किसका करते हैं अपन देखें इसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रोमाइट अयस्क, ये क्रोमियम के अयस्क होते हैं जिसका सूत्र होता है, ये देख सकते हैं तो इस प्रकार से FeO और क्रोमियम, आयरन का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड एक साथ हैं, ये सूत्र है क्रोमाइट का। यदि इसको इकट्ठा हम लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, Fe कर दिए और क्रोमियम 2 ऑक्सीजन के साथ CrO2 ट्वाइस कर देंगे। इसका मतलब भी वही है इसमें, जिसको इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। इसमें मुख्यतः सिलिका के अशुद्धियां होते हैं। क्रोमाइट अयस्क में सिलिका SiO2, इसको सिलिका को हमको अलग करना है, ठीक है ना। और सिलिका में रेत, इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं होता, तो इस प्रकार से अभी इसको समझेंगे तो ये दूर में गिरेगा और हमारा जो अयस्क है क्रोमाइट अयस्क, ये यहाँ पर पास में गिरेगा। इस प्रकार से हम उस सिलिका को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरे और उदाहरण हैं, जैसे दूसरा उदाहरण के अंतर्गत अगला मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो यहाँ पर सिलिका को अपन अलग कर दिए क्रोमाइट से। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन टिन स्टोन, जिसको अपन सूत्र के रूप में कहेंगे इसमें तो SnO2, टिन के ऑक्साइड है, अयस्क है। यहां से कुछ चुंबकीय अशुद्धियां होती हैं, जैसे यहां पर मैं इसको इधर लिखता हूं ऊपर तरफ, टिन स्टोन SnO2, यहां पर अशुद्धि के रूप में मुख्यतः चुंबकीय अशुद्धियां, जिसको अपन वोल्फ्रेमाइट कहते हैं, जिसको अपन सूत्र के रूप में कहेंगे आयरन, मैग्नीज और टंगस्टन, ये धातुएं हैं, उनके ऑक्साइड हैं एक साथ। इसको संकेत के रूप में सूत्र के रूप में लिखेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं अपन Fe आयरन, उसके भी ऑक्साइड है, मैग्नीज के भी ऑक्साइड है, और टंगस्टन धातु जिसको W लिखते हैं, इनके भी ऑक्साइड है। तो ये जो अशुद्धियां हैं इसको अपन नाम देते हैं एक साथ वोल्फ्रेमाइट, वोल्फ्रेमाइट। ये अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं टिन स्टोन में, ये टिन स्टोन का सूत्र है। तो यहां से हम इस चुंबकीय अशुद्धि को हम दूर करते हैं। ये टिन जो है चुंबकीय अशुद्धि में नहीं आते, चुंबकीय गुण नहीं होता, मुख्यतः इसमें जो अशुद्धियां हैं वोल्फ्रेमाइट, ये चुंबकीय होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ समीप में गिरेगा और गैर चुंबकीय पदार्थ कहाँ गिर जाएगा, वो दूर में। और इस प्रकार से हम इस विधि का उपयोग चुंबकीय अशुद्धि और एक का अचुंबकीय अशुद्धि है, या अशुद्धि में से या अयस्क में से कोई भी एक चुंबकीय गुण रखता हो और एक दूसरा नहीं रखता हो, तब हम इस विधि अर्थात विद्युत चुंबकीय विधि का उपयोग करेंगे। तीसरी विधि देखते हैं अपन, इसको यहां पर मैं C लिख रहा हूं, तीसरी विधि, जिसका नाम है झाग उत्प्लावन विधि, या इसी को और बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि। तो फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग कब करेंगे, देखिए इधर से, यहां पर यदि अयस्क सल्फाइड हो, खास बात यही है इसमें, अयस्क सल्फाइड हो, जैसे उदाहरण के लिए PbS, उदाहरण के तौर पर देखें अपन, जिसको गेलेना कहते हैं,
जैसे जिंक के सल्फाइड, इसको अयस्क में जिंक ब्लेंडी कहते हैं, जिंक ब्लेंडी। अभी जिंक सल्फाइड नहीं करना है, अयस्क में इसका नाम जिंक ब्लेंडी है। उसी प्रकार से कापर के, जैसे उदाहरण के लिए CuFeS2, ये कापर के अयस्क हैं, जिसको अपन यहां पर कापर पाइराइट कहते हैं, कापर पाइराइट। इसी को चेल्को पाइराइट भी कहते हैं, ठीक है ना, नाम क्या है इसका, चेल्को पाइराइट। ऐसे और ढेर सारे सल्फाइड अयस्क हैं। यदि हमको इसका सांद्रण करना होगा तो हम कौन सी विधि द्वारा करेंगे, अपन झाग या फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा इसका सांद्रण करेंगे। कुछ उदाहरण लिया हमने, ऐसे और ढेर सारे सल्फाइड के अयस्क हो सकते हैं या होते हैं। तो कैसे करना है उसके बारे में समझिए। इसमें इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत, यदि मैं सिद्धांत की बात कहूं इसमें, तो हमारे जो अयस्क होते हैं और उसमें जो अपद्रव्य होते हैं, सल्फाइड अयस्क, उसमें तेल और पानी मिलाते हैं। उसको बारीक पीस लेंगे, इसको मैं चित्र के माध्यम से मिला रहा हूं। उसमें देखिए आप, इस प्रकार से एक आयताकार टंकी है, इसमें बारीक पिसे हुए अयस्कों को पहले लेते हैं अपन, और इसके साथ साथ इसमें इस टंकी में पानी और तेल मिला रहे हैं अपन। यहां पर 3 है इसमें। एक तो पहले जल देखें अपन, जल भी रखा हुआ है, इसमें तेल है। खास करके तेल में कुछ तेल ले सकते हैं जिससे कि झाग बनता हो, जैसे चीड़ का तेल, तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल आदि हो सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि पानी के साथ जब हवा भेजेंगे तो झाग बनना चाहिए, ठीक है। ये झाग बनाने वाले पदार्थ हैं इसमें। अब इस प्रकार से यहां पर बारीक पिसे हुए अयस्कों को अंदर मिलेंगे इसमें, और जब बारीक पिसे हुए अयस्कों को अंदर में इस प्रकार से रखते हैं इसमें, और इसमें हवा भेजा जाता है। हवा भेजने के लिए नलियां हैं। हवा का मतलब यहां पर सामान्य शब्द में वायु जो वायुमंडल में रहते हैं, उस हवा को तेजी से फूंकना है। यहाँ पर चाहे मशीन के माध्यम से फूंके, चाहे छोटे, यदि हमको प्रयोग के दृष्टि से करना है तो हम छोटे से पाइप में मुंह से भी फूंक सकते हैं तेजी से। इस प्रकार से चूंकि ये बड़े औद्योगिक काम है, इसलिए बड़े बड़े पाइप के माध्यम से फूंके जाते हैं इसमें। अब इसमें देखिए, ये जो पाइप लगे हुए हैं इसमें छोटे छोटे छेद हैं इसमें, इस प्रकार से। ये था इसमें बारीक पिसा हुआ अयस्क। अब इसमें हवा जब भेजेंगे, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो इससे क्या होगा, यहां पर हवा चारों तरफ बुलबुले के रूप में निकलेंगे, और बुलबुले के रूप में जैसे ही निकलेगा हवा, तो ये तेल और पानी एक साथ झाग बन जाएंगे, ठीक है। और जब झाग बनेगा तो झाग इस प्रकार से ऊपर तरफ तैरने लगेंगे। ये झाग है, यहाँ पर जो एस जैसा बनाया है इसमें, यह झाग है। और झाग के साथ में हमारा जो सल्फाइड अयस्क है ऊपर तैरने लगता है इसमें। झाग और झाग के साथ में सल्फाइड अयस्क है, ये ऊपर तैरने लगता है। और हमारा जो यहाँ पर अयस्क में से जो रेत हैं, खास करके धूल, मिट्टी, रेत, ये सब नीचे तरफ इस प्रकार से अपद्रव्य, मैं यहाँ पर सीधा मिट्टी, धूल ऐसा लिख दे रहा हूँ उसमें, मिट्टी, धूल आदि जो अपद्रव्य हैं मुख्य रूप से, वो नीचे तरफ बैठ जाते हैं। इसके किस प्रकार से होगा इसमें, अभी तक तो हम इसको सांकेतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से समझ रहे हैं। इसमें कुछ प्लवनकारी पदार्थ मिलाते हैं, प्लवनकारी पदार्थ। इसके साथ साथ यहां पर मैं आगे इसको शब्द को जोड़ता हूं, उसमें प्लवनकारी पदार्थ, इसी को प्लवक कहते हैं एक साथ।
तो ये क्या चीज है? खास करके जो इसमें नाम, यदि नाम के आधार पर कहूं तो ये है सोडियम एथिल जेंथेट। नाम को यहां पर लिख लेंगे, इसमें सोडियम एथिल जेंथेट। ये यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक हैं। इसको अपन यहां पर प्लवनकारी पदार्थ के रूप में मानते हैं। तो क्या करता है ये? जैसे यहां पर इसको मिलाते हैं और हवा इस प्रकार से तेजी से भेजा जाता है, तो ये जो सोडियम एथिल जेंथेट पदार्थ हैं वह अयस्क के ध्रुवीय भागों से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके इसको ऊपर झाग की ओर, अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को झाग की ओर तैरने में मदद करते हैं। ठीक है ना? ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं अपन? प्लवनकारी। ऐसे प्लवन का सामान्य शब्द में होता है तैरना। ठीक है ना? प्लवन का सामान्य शब्द में क्या है? तैरना, समन। तो तैरने में मदद करती है। अब यहाँ पर ये जो तेल है यह मुख्य रूप से झाग बनाने वाले पदार्थ हैं। ठीक है ना? स्थायी झाग बनाने वाले। ऐसा नहीं कि तुरंत झाग बना बंद हो, ऐसा नहीं, बहुत समय तक झाग उसमें उपस्थित रहेंगे। दूसरी बात देखें अपन, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, एक खास बात सिद्धांत को ध्यान समझेंगे। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वह तेल में आसानी से आर्द्र होते हैं। इसको मैं यहाँ पर संकेत में लिख रहा हूं। जो सल्फाइड अयस्क है, इसका सिद्धांत मूल यही है। इसमें सल्फाइड अयस्क तेल के साथ में आर्द्र हो जाते हैं। तेल के साथ जल्दी से या आसानी से आर्द्र होते हैं। आर्द्र यानी गीला हो जाते हैं। जबकि जो अपद्रव्य हैं वह जल के साथ आसानी से क्या होते हैं? गीला हो जाते हैं, आर्द्र हो जाते हैं। अपद्रव्य जल के साथ आर्द्र होते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक जो है तेल में आर्द्र हो रहा है और एक जल में। तो सल्फाइड अयस्क तेल के साथ में जल्दी से आर्द्र होते हैं और हमारा जो मिट्टी, धूल आदि होते हैं वह जल के साथ में जल्दी से आर्द्र हो जाते हैं। तो इस विधि के आधार पर जब इसको अपन हवा भेजते हैं तो ये जो अयस्क होते हैं झाग के साथ में, और दूसरे शब्दों में इसको और कहेंगे अपन तो यह जल विरोधी होते हैं। माने जिधर जल है उससे बाहर की ओर निकलेंगे अपने। और ये जो अपद्रव्य है, धूल, मिट्टी, ये जल्स नहीं होते हैं। तो जल्स नहीं होने के कारण से वो नीचे तरफ धीरे धीरे बैठने लगते हैं और इस प्रकार से हमारे पास इस अयस्क में जो अशुद्धि है वो नीचे तरफ बढ़ जाती है। और उसको मदद कौन करता है इसमें अलग अलग करने के लिए? खास करके प्लवनकारी पदार्थ सोडियम एथिल जेंथेट। इसके अलावा इसमें और कुछ अपन पदार्थ डालते हैं इसमें, जिसको अपन वर्धक या प्रतिवर्धक कहते हैं, जिसमें कॉपर का सल्फेट इसमें वर्धक के रूप में काम करते हैं, जो कि प्लवन में मदद करते हैं। या सीधा कहें अपन, झाग जो बना हुआ है उसमें से जो सल्फाइड अयस्क हैं उनको अलग झाग में से, और ये जो मिट्टी है, धूल है और जो सल्फाइड अयस्क हैं उसको अलग अलग करने के काम कौन करता है? इसमें निकालने का, अलग पृथक्करण करने का काम अलग से पदार्थ होते हैं। इसको वर्धक कहते हैं या प्रतिवर्धक। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसमें वर्धक के रूप में, वर्धक इसमें कॉपर सल्फेट को लिया जाता है और प्रतिवर्धक के रूप में सिल्वर साइनाइड इसको अपन लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क और जो हमारे इस अयस्क में अपद्रव्य है उसको अलग अलग करने का, तेजी से, माने उत्प्लवन हटाने की क्रिया को क्या करता है? वो प्लवन क्रिया में वो तेजी बढ़ाता है, इसमें सहायता करता है। ये इसका मुख्य रूप से सिद्धांत है। तो अयस्क में झाग के साथ कौन आ गया बताओ? सल्फाइड अयस्क आ गया, और धूल मिट्टी कहाँ बैठ गए? नीचे तरफ। इस प्रकार हवा के माध्यम से झाग बनते हैं इसमें। ये विधि होता है झाग उत्प्लवन विधि। कब प्रयोग करते हैं? जब हमारा ये सल्फाइड है, जब अयस्क क्या हो? सल्फाइड हो, तभी हम इस विधि का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अयस्कों के सांद्रण की विधियां इसमें। अब आगे थोड़ा एक और देख लेते हैं इसमें। चौथी जो विधि है जिसको अपन रासायनिक विधि कहते हैं। चौथी विधि
रासायनिक पृथक्करण। अभी जितना पढ़े सब भौतिक वाला था। रासायनिक विधि कहें या रासायनिक पृथक्करण कहें, इसी को अपन और दूसरे नाम से निक्षालन भी कहते हैं, लीचिंग अंग्रेजी में, इसी को और बोलते हैं प्रक्षालन, ये शब्द है इसके लिए। इस विधि का हम उपयोग करते हैं। तो कब होगा, पहले समझ सिद्धांत को। अयस्क और अशुद्धि अभी एक साथ मिले हुए हैं। अब उसमें क्या करेंगे, इसमें से हम इसको चयनित विलयन, रासायनिक पृथक्करण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा करना है इसको। तो इसमें से हम मिलाते हैं इसमें कोई रासायनिक पदार्थ को, जिसको मैं रासायनिक विलयन नाम देता हूं। उसमें भी एक चयनित विलयन, चयन करना है कि उस रासायनिक पदार्थ में जिस विलयन जिसको हम घोलना चाहते हैं उसमें अयस्क घुलना चाहिए और अशुद्धि न घुले, ठीक है ना। ऐसे विधि जिसमें उस रासायनिक पदार्थ के द्वारा कोई एक पदार्थ घुल रहा हो, खास करके अयस्क घुल जाते हैं विलयन बना करके, माने लवण बना करके, लेकिन उसमें जो अशुद्धि होते हैं कैसे होते हैं, वो उस रासायनिक पदार्थ में अविलय होते हैं। और इस प्रकार से जब एक घुल जाएगा एक नहीं घुलेगा तो छान कर क्या कर सकते हैं, उसको अलग करेंगे। और खास करके हमारे जो अयस्क होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं। ऐसे हमको चयनित विलयन मानना है। इस प्रकार की विधि क्या कहते हैं अपन, रासायनिक पृथक्करण या निक्षालन या प्रक्षालन। ऐसे प्रक्षालन का यदि शब्द की बात करें अपन तो संस्कृत शब्द है प्रक्षालन। प्रक्षालन माने धोना, सामान्य शब्द में क्या होते हैं, धोना। जैसे हम हाथ पैर धोते हैं तो उसमें जो गंदगी रहते हैं पानी साथ घुल कर निकल जाते हैं, लेकिन हमारा हाथ सब साबुत रहता है, वो पानी साथ घुल कर नहीं निकलता वो, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से एक जो है नहीं घुलता और एक घुल जाते हैं। इसमें खास करके अशुद्धियां न घुले, ऐसा हम इसमें चयनित विलयन बनाते हैं इसमें। तो देखें अपन कुछ उदाहरण लेकर के किस प्रकार से होंगे इसमें। एक इसमें अपन सब जानते हैं बॉक्साइट, सुने हैं, जानते हैं, पढ़ चुके हैं कई बार, पूर्व कक्षाओं में पढ़े, बॉक्साइट का नाम सुने हैं। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका सूत्र होता है Al2O3 into 2H2। ये बॉक्साइट अयस्क है। और बॉक्साइट मुख्य से दो प्रकार के होते हैं, माने अयस्क की दृष्टि से, रंग की दृष्टि से लाल बॉक्साइट और एक होता है सफेद बॉक्साइट। तो लाल बॉक्साइट जो होते हैं उसमें मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड या आयरन के ऑक्साइड, अभी नाम दे रहा हूं उसमें, उसकी अशुद्धियां होती हैं। यदि इसको नाम से देखें अपन तो बॉक्साइट में अशुद्धि मुख्यतः किसके होते हैं, फेरिक ऑक्साइड के होते हैं, Fe2O3। इसीलिए यह लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। और सफेद होता है उसके लिए अलग प्रकार के, जिसमें मुख्यतः टाइटेनियम के ऑक्साइड मुख्यतः पाए जाते हैं और साथ साथ Fe2O3 भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल Fe2O3 है बॉक्साइट में, उसका कलर कैसा होता है, लाल। तो यदि देखिए यहाँ पर ये हमारे अयस्क मेन है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, और इसमें अशुद्धि के रूप में बताया यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। तो क्या करेंगे अपन, इसको अपन काम करना है इसमें चयनित विलयन, जिसमें कि Fe2O3 न घुले और ये हमारा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ये घुल जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40% विलयन, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है सोडियम के साथ इस यौगिक में, क्योंकि विलयन के रूप में आयनित होगा ये Na+OH- के रूप में, और ये यौगिक बना लेते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, नाम है इसका NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ऐसा ये जल में घुलनशील लवण बनाते हैं, जल में घुलनशील लवण है, ऐसा यौगिक बना लेते हैं। और हमारा जो Fe2O3 है यह उसमें घुलता नहीं है NaOH के साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और इसकी प्रकृति भी, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो क्षार जो है सामान्यतः इसके साथ में घुलते नहीं है, इसलिए बच जाता है वो। तो यहाँ पर अब आगे समीकरण को लिखेंगे तो इस प्रकार से समीकरण बैलेंस करेंगे। तो 2 एल्यूमिनियम है राइट हैंड साइड में, 2 सोडियम 2, अब हाइड्रोजन की बात करें तो 2 और 2 ये 4 2 6, इसके लिए 3 अणु जल, माने जल बना करके इसमें जो
जल के अणु है वो भी बाहर निकलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी जल बनाते हैं, OH मिलकर के जल और ऑक्सीजन, है ना। और इस प्रकार से ये समीकरण की दृष्टि से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जल में घुलनशील है, और यही जो Fe2O3 है वह इस NaOH के साथ में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो अपने आप नीचे बैठ जाएगा, छान करके क्या कर सकते हैं, अपन इसको अलग कर सकते हैं। तो मुख्य से 4 विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण के। पहला विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरी है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी विधि है झाग उत्प्लावन विधि, और चौथी विधि क्या है, रासायनिक विधि या निक्षालन या प्रक्षालन कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अयस्कों के लिए हम अलग अलग प्रकार के इस सांद्रण की विधि का उपयोग करते हैं इसमें। आगे हम और उनके जो आगे प्रक्रम है उनके बारे में हम अगले कालखंड में हम समझेंगे। धन्यवाद।